हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के सिविक्स का सेकेंड चैप्टर फेडरलिज्म डिस्कस करने जा रहे हैं और यह लेक्चर इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। आइए देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम क्या चर्चा करेंगे। हम देखेंगे व्हाट इज़ फेडरलिज्म यानी कि संघवाद क्या है, यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट में क्या अंतर है, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म यानी कि संघवाद के प्रमुख विशेषताएँ कौन सी हैं, टाइप्स ऑफ फेडरेशन जिसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कमिंग टुगेदर फेडरेशन के बारे में और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ फेडरलिज्म यानी कि संघवाद क्या है। तो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये पावर क्या है, किस चीज़ के पावर की बात की गई है, कौन सी शक्ति है, कौन से सत्ता है जिसके बंटवारे की बात की गई है। यह सत्ता है तीन तरीके की सत्ताएं। कौन सी? पहला होता है लेजिस्लेटिव पावर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव पावर और तीसरा होता है जुडिशरी पावर यानी कि कानून बनाने की शक्ति, कानून को लागू करने की शक्ति और न्याय करने की शक्ति, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इन तीनों अंगों की जो शक्तियां हैं उसको जब हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरे डिफरेंट लेवल्स के गवर्नमेंट में हम जब डिवाइड करते हैं तो हम कहते हैं कि यह एक फेडरलिज्म का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि यह एक संघवाद की व्यवस्था है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए, इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, इसके अलावा एक लोकल गवर्नमेंट भी है, यानी कि तीन लेवल की गवर्नमेंट यहाँ पे काम करती है और तीन लेवल की गवर्नमेंट्स के बीच में हमने पावर को डिवाइड किया है। यानी हम कह सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। यहाँ पे हम फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं। जनरली क्या होता है कि फेडरेशन में दो लेवल की गवर्नमेंट होती है कम से कम, ठीक है। जिसमें पहला होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसे विषयों पे कानून बनाती है जिनका नेशनल इंटरेस्ट होता है, यानी कि जो पूरे राष्ट्र के हित के विषय होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस तरीके के हों, जैसे कि हमारे देश में और पाकिस्तान के बीच में, या हमारे और चाइना के बीच में, या हमारे देश भारत के बीच में और अमेरिका के बीच में, यानी कि दो देशों के बीच में किस तरीके का संबंध हो, यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है, एक राष्ट्रीय विषय है। इस पर कोई राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है और सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके ऊपर अपना कानून तय करे। दूसरे होते हैं स्टेट गवर्नमेंट, जिसके स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है कि जो दिन प्रतिदिन में आने वाली जो डेली लाइफ की जो विषय हैं उनके ऊपर वो कानून बनाए। जैसे कि वन के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, इन सब के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? यह दिया गया है राज्यों को। कौन कौन से विषय हैं किसके पास, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे अगले पार्ट में। फिलहाल अभी आप ये समझिए कि एक फेडरेशन में कम से कम दो लेवल की गवर्नमेंट का होना जरूरी होता है। दूसरी चीज़ है कि ये जो दोनों लेवल के गवर्नमेंट होते हैं वो अपना इंडिपेंडेंट पावर जो है वो एंजॉय करते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रह करके स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं करती है। कोई भी अगर फेडरेशन होगा, अगर दो लेवल की गवर्नमेंट है तो दोनों के अपने काम जो है वो डिसाइडेड हैं और दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर के काम करते हैं, कोई किसी के ऊपर आश्रित होकर के काम नहीं करता है। तो आइए हम देखते हैं कि यूनिटरी गवर्नमेंट में और फेडरल गवर्नमेंट में, यानी हिंदी में हम कहते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट को एकात्मक शासन व्यवस्था और फेडरल गवर्नमेंट को हम बोलते हैं संघीय शासन व्यवस्था। तो जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। अगर मैं आपसे यही कहूँ कि फेडरल गवर्नमेंट का अपोजिट क्या होगा, तो इसका हम कह सकते हैं सिंपली कि इसका एक जो इसका विपरीत जो व्यवस्था है वह यूनिटरी गवर्नमेंट है। जैसे कि फेडरल गवर्नमेंट में दो या उससे अधिक स्तर की सरकारें होती हैं, लेवल की सरकार होती है, जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट में सिर्फ एक लेवल की गवर्नमेंट होगी। तो इसको हम आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट में एक लेवल की गवर्नमेंट होगी। अब आप उसे सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं या पूरे कंट्री का नेशनल गवर्नमेंट कह सकते हैं, जो भी आप कहें, वो एक लेवल की गवर्नमेंट होगी जो पूरे देश के लिए कानून बनाएगी। जबकि एक फेडरल गवर्नमेंट में कम से कम दो या दो से अधिक लेवल की गवर्नमेंट्स होती हैं। उदाहरण के लिए मैंने बताया जैसे इंडिया में आप देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल, यानी कि दो या दो से अधिक लेवल की गवर्नमेंट यहाँ काम करती है। यूनिटरी गवर्नमेंट में कई बार ऐसा हो सकता है कि सब यूनिट्स हों, यानी कि एक से अधिक लेवल की गवर्नमेंट हो। तो अगर ऐसा है तब तक उसे हम फेडरल गवर्नमेंट नहीं कहेंगे जब तक वो इंडिपेंडेंट होकर काम ना कर सके, ठीक है। अगर एक से अधिक लेवल की गवर्नमेंट है, सब यूनिट्स हैं, लेकिन अगर दूसरे लेवल की गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट है, यानी वो उसके अंडर में रह करके उसके नियंत्रण में रह के काम कर रही है, यानी उसे अगर कोई भी काम करने के लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ रही है तो हम उसे फेडरल गवर्नमेंट नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट एक फेडरल कंट्री में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सबऑर्डिनेट नहीं होती है, वह इंडिपेंडेंट होकर के काम करती है। उसी प्रकार से जो तीसरा अंतर है दोनों में वह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर टू स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो केंद्रीय सरकार है वह राज्य सरकार को कोई आदेश दे सकती है।
तो ये यूनिटरी गवर्नमेंट का एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता होती है कि अगर एक से अधिक लेवल की सरकार है तो उसमें अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार को कोई आदेश दे रही है, आदेश देकर के काम करने के लिए कह रही है, तो यानी कि वह एक यूनिटरी गवर्नमेंट है, एकात्मक शासन व्यवस्था है, वह संघीय शासन व्यवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि संघीय शासन व्यवस्था में सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग, यानी कि संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ करने के लिए आदेश नहीं दे सकती है। स्टेट गवर्नमेंट इज फ्री टू डू द वर्क ऑन देयर ओन सब्जेक्ट्स। क्लियर? आइए अब आगे देखते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि फेडरलिज्म के कौन कौन से की फीचर्स है, प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो पहला अभी हमने डिस्कस ही किया कि एक फेडरलिज्म में, फेडरल गवर्नमेंट में दो या दो से अधिक लेवल की गवर्नमेंट होती है। उदाहरण के लिए मैंने कई बार आपको बता दिया कि इससे भारत में केंद्र सरकार राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें काम करती हैं। जो दूसरी विशेषता है कि उनका जो जुरिडिक्शन है वो जुरिडिक्शन किस में, लेजिस्लेशन में, टैक्सेशन में और एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि कानून बनाने में, कर वसूलने में और प्रशासन करने में, इन तीनों में जो उनका कार्य क्षेत्र है, जो उनका अधिकार क्षेत्र है, यानी कि किस विषय पे कौन कानून बनाएगा, किस मामले में यानी कि किस चीज़ पे कौन टैक्स लगाएगा, किस प्रशासन कौन से क्षेत्र में कौन प्रशासन करेगा, तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्पेसिफाइड होती हैं। यानी कि राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में दोनों में कोई विवाद ना हो, कि ऐसा ना हो जाए कभी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस बात पे जो है झगड़ा करने लगे कि इस पे कानून मैं बनाऊंगा और दूसरा कहेगा इस पे कानून मैं बनाऊंगा। तो ऐसा नहीं होता है, सारी चीज़ें वो स्पेसिफाइड हैं, यानी कि सबका अधिकार क्षेत्र वो स्पेसिफाइड है, वो निश्चित कर दिया गया है। जो तीसरी विशेषता है कि इनका जो जुरिडिक्शन है, जो इनका अधिकार क्षेत्र है कि किस मामले में कौन कार्य करेगा, यानी कि राज्य सरकार क्या करेगी, केंद्र सरकार क्या करेगी, ये सभी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी गई हैं। अगर हम नहीं लिखेंगे तो ये कौन तय करेगा कि कौन सा कार्य किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए इसे लिख दिया गया है। कहाँ लिखा गया है? इसे लिखा गया है संविधान के अंदर, ठीक है। यानी कि हर जो स्तर की सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये जो विभिन्न स्तर की जो सरकारें हैं, विभिन्न डिफरेंट लेवल्स की जो गवर्नमेंट है, इनके अधिकार क्षेत्र को संविधान में सुनिश्चित कर दिया गया है। तीसरा फेडरलिज्म का फीचर होता है कि जो फंडामेंटल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के, फंडामेंटल प्रोविजंस का क्या मतलब है, जैसे कि जो हम कहें कि बिल्कुल जो विशेष मतलब प्रावधान है, जो बिल्कुल मौलिक प्रावधान है, उसको कोई भी लेवल, कोई एक लेवल की गवर्नमेंट अकेले नहीं चेंज कर सकती। अब मौलिक जो प्रावधान है उसका एक उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो यह एक बहुत ही बेसिक सा एक स्ट्रक्चर है कि इसको हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। ये बहुत ही एक मौलिक प्रावधान है हमारे संविधान के अंदर, इसको हम नहीं बदल सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कल हो केंद्र सरकार अपने मन से या कोई राज्य सरकार अपने मन से इस पूरे प्रावधान को चेंज कर दे और कह दे कि अब भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। पहली बात तो ये करना आसान नहीं है, दूसरी बात अगर करना भी है, अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो बहुत ही बेसिक जो स्ट्रक्चर है हमारे देश का, उसको चेंज करना है, तो दोनों सरकारें, जो दोनों लेवल की गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों को मिलकर के इसके लिए काम करना होगा। वैसे जैसे उदाहरण के लिए कोई ले लीजिए, जैसे मूल अधिकार, हमारे आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि हमारे पास बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। अगर उन फंडामेंटल राइट्स को जब सपोज कीजिए कि उसको बदलना है या ऐसा तय करना है कि अब किसी को मौलिक अधिकार कोई नहीं दिए जाएंगे, तो ये कोई एक लेवल की गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती है, ये दोनों लेवल की गवर्नमेंट को मिलकर के करना होगा। वैसे ही सेक्युलरिज्म, जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारा देश जो है ना हिंदू राष्ट्र है ना ही मुस्लिम राष्ट्र है, ठीक है, तो हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो यह जो धर्मनिरपेक्षता है, ये जो सेक्युलरिज्म है, यह एक विशेष प्रावधान है, यह एक बहुत ही मौलिक प्रावधान है। तो ऐसे जो चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, इसको बदलना किसी एक स्तर के सरकार के बस की मतलब के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। दोनों को मिलकर के काम करना होगा और दोनों मिलकर के ही इसे बदल सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि जो फंडामेंटल प्रोविजन क्या है और इसको जो है सिर्फ एक लेवल की गवर्नमेंट अकेले जो है उसको चेंज नहीं कर सकती है। अगला जो फीचर है फेडरलिज्म का वो ये है कि कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि जो संविधान में मैंने आपको बताया कि संविधान में दोनों लेवल की गवर्नमेंट के क्या क्या अधिकार क्षेत्र हैं उसको स्पेसिफाई किया गया है, उसको विशेष रूप से लिख दिया गया है। लेकिन मान लीजिए कि अगर दोनों लेवल की गवर्नमेंट्स में कोई विवाद होता है, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर के, अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार में यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट होता है, तो उसको सॉल्व करने का जो पावर है वो कोर्ट को दिया गया है। किसको दिया गया है? कोर्ट को, यानी कि जुडिशरी उसको सॉल्व करेगी और जुडिशरी ही बताएगी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखी गई है बात उसका क्या मतलब है और यह अधिकार क्षेत्र, यह जो
जुडिक्शन है वो किसके लिए है, ठीक है, यानी कि किस सब्जेक्ट पे कौन काम कर सकता है। तो जो भी विवाद होंगे उसको तय करना, उसको सॉल्व करने का काम किसका हुआ, वो हुआ कोर्ट्स का, जुडिशरी का। जो अगला है वो है कि सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ध्यान दीजिए, मैंने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अधिकार क्षेत्र अलग है, दोनों को अपने अपने काम सुनिश्चित कर दिए गए हैं कि केंद्र सरकार किस विषय पे कानून बनाएगी और राज्य सरकार किस विषय पे कानून बनाएगी। अब कोई भी कार्य करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और पैसा कहाँ से आता है, पैसा आता है टैक्स से। तो टैक्स, कौन सा टैक्स किस सरकार के पास जाएगा, कौन सा टैक्स जो है केंद्र सरकार अपने पास रखेगी, कौन सा टैक्स राज्य सरकार रखेगी, या कौन सा टैक्स ऐसा है जो दोनों में बांटा जाएगा, अगर बांटा जाएगा तो कितना कितना बांटा जाएगा, ठीक है। तो ये जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, जो राजस्व का जो स्रोत है, तो जो डिफरेंट लेवल्स के लिए जो राजस्व का स्रोत है, इसको स्पेसिफाई किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये क्यों किया गया है, ताकि सभी जो स्तर की जो सरकारें हैं, जो डिफरेंट लेवल्स की गवर्नमेंट हैं, उनमें फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है वो बनी रहे, यानी कि जो उनकी वित्तीय स्वतंत्रता है वह उनकी बनी रहे, उसके ऊपर कोई आंच ना आए। ऐसा ना हो कि राज्य सरकार को काम करने के लिए पैसे की कमी पड़े और जाके राज्य उसको केंद्र सरकार से पैसे मांगने पड़े, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन ना आए, इसलिए दोनों को जो है वो इंडिपेंडेंटली रखा गया है। दोनों के इनकम कहाँ से आएंगी, दोनों की रेवेन्यू कहाँ से आएगी, वो तय कर दिया गया है संविधान के अंदर। अगला है कि हमारा जो फेडरलिज्म है, इसके बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। कौन कौन से, पहला है टू सेव एंड प्रोमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। क्या मतलब है इसका, देखिए मैंने आपको बताया कि जो शासन की जो व्यवस्था है उसको जो है दो डिफरेंट लेवल्स में जो है बांट दिया गया है, लेकिन बांटने का मतलब ये नहीं है कि देश को बांट दिया गया है। हमने हमेशा से इस बात का प्रयास किया है कि जो फेडरलिज्म है वो इस तरीके से उसको प्रमोट किया जाए। इसका एक ऑब्जेक्टिव ये रहा है कि जो यूनिटी है कंट्री के अंदर उसको हम प्रमोट करें, एकता को हम स्थापित करें, यानी कि कोई भी ऐसी ताकत हमारे देश में नहीं काम कर सकती है, कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं कर सकता है, कोई राज्य सरकार ऐसा कार्य नहीं कर सकती है जिससे देश की जो एकता है, अखंडता है, यानी कि जो देश की यूनिटी है वो खराब हो, यानी कि उसके ऊपर कोई आँच आए, ठीक है। तो हमारे फेडरलिज्म का एक पर्पस ये भी है कि यूनिटी को, हमारे देश की जो एकता है उसको हम प्रमोट करें, उसको हम सुरक्षित रखें। दूसरा ऑब्जेक्टिव है एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। आप देखेंगे कि हमारे देश के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे देश में जो राज्य बनाए गए हैं वो किस आधार पे बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं भाषा के आधार पे। और देखेंगे कि हर राज्य की अपनी अपनी सरकारें हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि पंजाब के लिए, पंजाब में लोग पंजाबी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, राजस्थान में अपना राजस्थानी लैंग्वेज बोल रहे हैं, या अगर दक्षिण भारत में आप जाएँ तो तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज, कर्नाटका में कन्नड़, केरला में मलयालम, ठीक है। तो हर जगह ये डाइवर्सिटी है। तो ये जो रीजनल डाइवर्सिटी है ये बनी रहे, ये बरकरार रहे, और किसी प्रकार से कभी ऐसा ना हो कि किसी राज्य को ऐसा लगे कि हमारी जो डाइवर्सिटी है उसको ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए जो डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, जो विभिन्न राज्य हैं, उनको जो है ऑटोनॉमी दी गई है कि वो अपने राज्य की जो विविधता है उसको वो बचा करके रख सके। तो फेडरलिज्म का एक ये भी ऑब्जेक्टिव है। जो लास्ट फीचर है फेडरलिज्म का वो है कि फेडरलिज्म के बेसिकली दो एस्पेक्ट हैं। पहला है कि एक म्यूचुअल ट्रस्ट हो, किसके बीच में, जो डिफरेंट लेवल से गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों में आपस में एक ट्रस्ट होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए कि हमारे अधिकार क्षेत्र में कोई दूसरे जो लेवल की गवर्नमेंट है वो हमारे अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देगी, और जो केंद्र सरकार काम करेगी वो राज्य सरकार के हित में काम करेगी, राज्य सरकार जो काम करेगी वो केंद्र सरकार के हित में काम करेगी, और दोनों मिलकर के यहाँ के लोगों के हित में काम करेंगे। तो ये जो आपसी जो विश्वास है, जो म्यूचुअल ट्रस्ट है, ये बना रहना चाहिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। दूसरा है कि एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, यानी कि सब मिलकर के साथ में रहें। ये एक जो है एक सहमति, एक तरीके से ये आपसी सहमति है कि सब मिलकर के एक साथ रहेंगे और किसी प्रकार का कोई विवाद पैदा नहीं होगा। अब दो टाइप के फेडरेशन होते हैं, आइए इसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। पहला है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, यानी कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स यानी कि जो स्वतंत्र राज्य हैं वो आपस में आए और आपस में मिल करके एक बड़ा राज्य बनाए, ठीक है। और उसमें क्या हो, उसमें सब अपनी जो पहचान है, जो अपनी आइडेंटिटी है उसको बरकरार भी रखें, और साथ ही साथ अपनी सुरक्षा के लिए अपना जो पावर है उसको इंक्रीज करें, ठीक है, अपनी सुरक्षा को बढ़ाएं। जैसे उदाहरण के लिए अभी हम चर्चा करेंगे, जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए
यूएसए में कुल मिलाकर के 50 राज्य हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसको हम कहते हैं, ठीक है। इसमें 50 राज्य हैं। 50 राज्य पहले स्वतंत्र हुआ करते थे और सभी ने मिल करके एक अलग फेडरेशन बनाया जिसका नाम रखा गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। वैसे ही स्विट्जरलैंड भी वैसे ही बना हुआ है, ऑस्ट्रेलिया भी इसी तरीके से बना है। और आप देखेंगे कि जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन होते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं दोस्तों कि साथ आकर संघ बनाना, ठीक है। आप अगर एग्जाम में लिख रहे हैं तो आप इसको हिंदी में कमिंग टुगेदर फेडरेशन भी लिख सकते हैं या साथ आकर संघ बनाना भी लिख सकते हैं। दोनों में लिखेंगे, दोनों में कुछ भी लिखेंगे, दोनों सही है। तो इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए चलिए यूएसए को हम एग्जांपल लेके चलते हैं। तो यूएसए में आपको मैंने बताया कि 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं। तो जो 50 स्टेट्स हैं सबके लगभग इक्वल पावर्स हैं और सभी एक दूसरे से शक्ति में बराबर है। और साथ ही साथ वो जो संघीय सरकार है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, यानी कि जो यूएसए की गवर्नमेंट है, उससे वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। यानी कि अगर आप डिफरेंट स्टेट्स देखेंगे ना, तो जैसे अभी मैं मैप के थ्रू इसको समझाऊंगा। जैसे ये देखिए, ये यूएसए का मैप है, इसमें 50 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो ये जो 50 स्टेट्स हैं, तो जब यूएसए नहीं था तब ये 50 स्टेट हुआ करते थे। टेक्सास, न्यू मैक्सिको, एरिजोना, कैलिफोर्निया, नेवाडा, ये सभी राज्य तब भी थे जब ये यूएसए नहीं था। तो ये 50 राज्य मिले और मिल करके इन्होंने एक अलग बड़ा फेडरेशन बनाया जिसका नाम क्या रखा गया, जिसका नाम रखा गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इसमें जो डिफरेंट स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है, जैसे मोंटाना है, नॉर्थ डकोटा है, तो ये डिफरेंट स्टेट्स हैं। तो ये जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, सब जो विभिन्न राज्य हैं, इनके जो पावर है, ये पूरे जो अमेरिका की जो गवर्नमेंट है, जिसको हम बोलेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट, इससे ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने तय किया कि हम मिल करके और एक बड़ा राज्य बनाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। दूसरा जो होता है वो होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, इसमें अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। यानी कि एक जो बड़ा राष्ट्र होता है वह इस बात को तय करता है कि हमारी जो शक्ति है, हमारा जो पावर है, उसको हम डिफरेंट स्टेट्स में और नेशनल गवर्नमेंट में हम उसको डिवाइड करेंगे। और ऐसे केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट्स जनरली जो है आप देखेंगे कि ज़्यादा पावरफुल होता है। मैंने आपको बताया कि जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है उसमें स्टेट ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जबकि होल्डिंग टुगेदर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। एक उदाहरण पहले देख लेते हैं, उसके बाद ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी आपको। जैसे इंडिया क्या है, इंडिया पहले इंडिया था, ठीक है। जैसे अगर उदाहरण के लिए मान ले कि जैसे मैं मान लीजिए छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, कोई यूपी से होगा, कोई बिहार से होगा, कोई दक्षिण भारत के किसी राज्य, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, केरला, किसी और राज्य से आप हो सकते हैं। तो आप किसी भी राज्य से हों तो आप इस बात को ध्यान रखिए, आप इस बात को आप जानते होंगे कि जब आपका राज्य नहीं था उस समय भारत था, ठीक है। और भारत ने डिसाइड किया कि हम इसको डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट राज्य में, यानी कि डिफरेंट स्टेट्स में इसको हम डिवाइड करेंगे। तो पहले कौन सा था, पहले एक लार्ज कंट्री थी और इसको डिसाइड किया गया कि वी विल डिवाइड द पावर बिटवीन कंस्टिट्यूएंट स्टेट। तो डिफरेंट स्टेट्स बनाए गए और उनके बीच में पावर को डिवाइड कर दिया गया। अमेरिका में क्या था, अमेरिका में पहले राज्य थे, उन्होंने मिल करके एक संघ बनाया। और यहाँ पे क्या है, दूसरे होल्डिंग टुगेदर में, जिसको हम हिंदी में आप लिख सकते हैं एक साथ महासंघ का गठन भी लिख सकते हैं, या होल्डिंग टुगेदर आप हिंदी में लिख दीजिए, दोनों सही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है कंट्री पहले है, एक लार्ज कंट्री पहले है और उसने डिसाइड किया कि हम डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स बनाएंगे और उनके बीच में और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में हम पावर को शेयर करेंगे। और ऐसे केसेस में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है। कमिंग टुगेदर में क्या था, स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल थी। इसके अलावा मैंने बताया कि जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है, यानी कि जो एक साथ आकर संघ बनाने वाला जो सिस्टम होता है, उसमें जो सभी राज्य होते हैं उनकी जो शक्तियां होती हैं लगभग बराबर होती हैं। लेकिन जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है, यहाँ पे आप कई बार देखेंगे कि डिफरेंट स्टेट्स के बीच में अनइक्वल पावर है। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि सभी राज्यों को बराबर शक्तियाँ दी गई हैं। बहुत सारे राज्य ऐसे होते हैं, बहुत सारे यूनिट्स ऐसे होते हैं जिनको कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले तक आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में को जो है कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे। वैसे ही अभी भी जो है, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जैसे असम है, मेघालय है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, ये जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं, इनको अभी भी बहुत सारे विशेष अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी राज्य हैं जिनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो यह एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में हो सकता है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में ऐसा नहीं है कि किसी राज्य को कोई विशेष अधिकार मिले, वहाँ पे सभी राज्यों के जो अधिकार हैं वो बराबर हैं। लेकिन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में, यानी कि जिसे मैंने हिंदी में बताया एक साथ महासंघ का जो गठन करते हैं, इसमें जो है कई बार ऐसा होता है कि किसी राज्य को कुछ विशेष अधिकार दे दिए जाते हैं। तो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं होल्डिंग टुगेदर के,
इंडिया, स्पेन, बेल्जियम के बारे में अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। डिफरेंट स्टेट्स बनाए गए थे, तो ये है दोस्तों होल्डिंग टुगेदर। जैसे इंडिया मैंने बताया कि इंडिया पहले था, बाद में राज्य बनाए गए, ठीक है। तो अभी डिफरेंट स्टेट्स हैं इंडिया में, तो ये एक होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है। ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।